हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है, या इकोनॉमिक्स वर्ड का मीनिंग क्या होता है, या ये भी कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इकोनॉमिक्स इस वर्ड के बारे में देखा जाए तो इस वर्ड के को बहुत सारे इकोनॉमिक्सों ने अपने अपने तरीके से डिफाइन किया, जिसकी वजह से इकोनॉमिक्स की बहुत सारी डेफिनेशंस हमें देखने को मिलती हैं। किसी इकोनॉमिक्स ने इकोनॉमिक्स को स्टडी ऑफ ह्यूमन साइंस, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी कहा, किसी ने स्टडी ऑफ सोशल साइंस कहा, किसी ने स्टडी ऑफ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी कहा, किसी ने स्टडी ऑफ स्कार्सिटी भी कहा। तो क्या जितनी भी डेफिनेशंस हैं सबका मीनिंग एक है, या एक ही बात को कहना चाह रहे हैं, या फिर सबका मीनिंग अलग है, सारी डेफिनेशन अलग अलग बात कहना चाह रही हैं? तो आइए डिस्कस करते हैं। सपोज मेरे पास ये गिलास है और ये गिलास आधा पानी से भरा हुआ है और आधा पानी से क्या है, खाली है। और यहां पर दो लोग खड़े हुए हैं, देयर आर टू पर्सन ए एंड पर्सन बी, एंड बोथ आर फाइटिंग विथ ईच अदर। दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में क्या कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। क्या फाइट कर रहे हैं? ए कहता है आधा गिलास जो है पानी से क्या है, भरा हुआ है। बी कहता है नहीं, आधा जो गिलास है वो पानी से क्या है, खाली है। अब अगर हम बात करें कि ए और बी में से कौन सही है, तो दोनों ही सही है, दोनों ही अपने प्लेस पर सही है। दोनों एक ही बात को कहना चाह रहे हैं, लेकिन दोनों का जो बोलने का तरीका है या देखने का जो नजरिया है वो क्या है, डिफरेंट है। ए कहता है आधा गिलास भरा हुआ है पानी से, इसका मतलब आधा खाली भी होगा। बी कहता है आधा गिलास खाली है, इसका मतलब आधा क्या होगा, भरा। दोनों एक ही बात को बताना चाह रहे हैं, लेकिन बताने का जो तरीका है वो अलग अलग है। ऐसे ही इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस हैं। हर इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग डेफिनेशन अलग अलग है, लेकिन हर डेफिनेशन का मीनिंग एक ही है। हर डेफिनेशन एक ही बात को समझाने की कोशिश करती है। क्या समझाने की कोशिश करती है कि इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी। इकोनॉमिक्स क्या है, एक स्टडी है। हम मान के चलते हैं किस चीज की स्टडी है, ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अब ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो वर्ड है, ये वर्ड जो है हमने 9th में भी सुना, 10th में भी सुना, और अब 11th में भी हम सुन रहे हैं। तो पहले तो हम लोग वर्ड सुनकर उसे रटकर काम चला लेते थे, लेकिन आज इसे रटने से काम नहीं चलेगा। आज हमें इस टॉपिक को, इस वर्ड को डीपली और बहुत अच्छी तरह समझने की जरूरत है। देखिए जरा, देखिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम मतलब वो सारे की सारी प्रॉब्लम जो इकोनॉमी के अंदर रहने वाले लोगों को फेस करनी पड़ती है, और उन सभी प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो बताइए, देश में 135 करोड़ की जो पॉपुलेशन है, आबादी है, सबकी प्रॉब्लम्स को लिखना क्या एक रजिस्टर में पॉसिबल है? क्या गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल है कि जितनी भी जनसंख्या है या पॉपुलेशन की सारी प्रॉब्लम्स को नोट करना शुरू कर दे? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या करें? देखिए, इस टॉपिक को समझने से पहले या डिस्कस करने से पहले मैं एक टॉपिक और डिस्कस करना चाहूंगा जो इस टॉपिक को समझने में हमारी हेल्प करेगा। उस टॉपिक का नाम है माई इकोनॉमिक्स, मीन्स मेरा इकोनॉमिक्स, और आप इसे अपना इकोनॉमिक्स भी मान सकते हैं। देखिए मेरे इकोनॉमिक्स क्या कहता है। मेरे इकोनॉमिक्स कहता है सपोज आई हैव रिसीव्ड 100 रुपीज फ्रॉम माई फादर एज अ पॉकेट मनी। अगर मैं अपने फादर से
100 रुपीज रिसीव करता हूं पॉकेट मनी के बेस पर, और वो 100 रुपीज क्या है, जैसे मेरे फादर देते हैं और कहते हैं बेटा ये आपकी इस मंथ की पॉकेट मनी है, तो मैं अपने फादर से कहता हूं पापा ये तो बहुत कम है, प्लीज आप इसे डबल कर दो। तो मेरे फादर कहते हैं बेटा लेना है तो लो, नहीं तो और नहीं मिलेगा आपको। और मैं 100 रुपीज ले लेता हूं, लेकिन ये 100 रुपीज मुझे क्या लग रहे हैं, बहुत कम लग रहे हैं। बहुत क्या लग रहे हैं, कम लग रहे हैं, लिमिटेड लग रहे हैं। जैसी मनी आया तो मेरे माइंड के अंदर कुछ आइडियाज ब्लिंक होने शुरू हुए, कुछ इच्छाएं जगी, और मैं सोचने लगा कि मैं अपने 100 रुपीज को कहां कहां पर खर्च कर सकता हूं। ऑप्शन ए आया, ऑप्शन बी आया, ऑप्शन सी आया, ऑप्शन डी भी आया। ए पर भी 100 खर्च हो सकते हैं, बी पर भी खर्च हो सकते हैं, सी पर भी खर्च हो सकते हैं, और डी पर भी खर्च हो सकते हैं। और भी बहुत सारी बॉन्ड्स थी, बट सारी को डिस्कस करना यहां पर पॉसिबल नहीं है। एज्यूम करके चलते हैं कि ए बॉन्ड्स कहती है 50 का रिचार्ज कराते हैं, 50 का फ्यूल डलवाते हैं, फ्रेंड के साथ घूमने चलते हैं। ऑप्शन बी कहता है एक काम करते हैं, 100 रुपीज खर्च करने हैं तो मूवी पर भी खर्च कर सकते हैं, टिकट हो जाएगा, 20 रुपीज का पॉपकॉर्न हो जाएगा, हम यहां पर भी खर्च कर सकते हैं। सी ऑप्शन आता है, कहता है भाई साहब एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, गेट टुगेदर कर लेते हैं, 70 रुपीज का डिनर कंट्रीब्यूशन, 10 रुपीज का स्नैक्स कंट्रीब्यूशन, 20 रुपीज के अदर एक्सपेंसेस। ऑप्शन डी आता है, कहते हैं सर पढ़ाई एग्जाम भी पास आ रहे हैं, 80 रुपीज की बुक ले लेंगे, 10 रुपीज का नोटबुक ले लेंगे, 10 रुपीज का रजिस्टर ले लेंगे। तो कौन सा ऑप्शन बेस्ट है? डी ऑप्शन, बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग भी, मेरे अकॉर्डिंग भी। जैसे मैं डी को सेलेक्ट करूंगा तो ये छोड़ने पड़ेंगे साहब। अगर एग्जाम पास में है तो डी बेस्ट है, लेकिन अगर एग्जाम पास में नहीं हो, फ्रेंड फॉरेन से आया, तो ए ऑप्शन अच्छा हो। जैसे ए को सेलेक्ट करूंगा, बाकी फिर सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। मोटिवेशनल मूवी है, टाइम भी है, तो मैं मूवी भी एंजॉय कर सकता हूं, और जैसे मूवी को सेलेक्ट, मूवी पे 100 रुपीज खर्च करूंगा तो बाकी ऑप्शन मुझे फिर सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। और सी को सेलेक्ट करूंगा तो भी मुझे, इसका मतलब कि अगर मैं एक ऑप्शन को फुलफिल करता हूं तो मुझे बाकी ऑप्शन क्या करने पड़ेंगे, सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। और ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि मेरे पास मनी क्या है, सिर्फ 100 रुपीज, और 100 रुपीज के उससे मैंने अपनी बॉन्ड्स को कंपेयर करा, तो बॉन्ड्स कितने रुपीज की हैं, 400 की। इसका मतलब कि मनी के कंपैरिजन में मेरी बॉन्ड्स क्या है, बहुत ज्यादा है। माई बॉन्ड्स आर अनलिमिटेड, मेरी बॉन्ड्स क्या है, ज्यादा है। या ये भी कह सकते हैं कि बॉन्ड्स को फुलफिल करने के लिए अगर मुझे जितने पैसे चाहिए, उन बॉन्ड्स के कंपैरिजन में मेरे पास पैसा क्या है, कम है। जिसकी वजह से मैं सोचता हूं कि मैं ए को सेलेक्ट करूं, बी को सेलेक्ट करूं, डी को सेलेक्ट करूं, सी को सेलेक्ट करूं, कौन से ऑप्शन को सेलेक्ट करूं, कौन से को ना करूं। तो स्टूडेंट्स, मैं उसी ऑप्शन को सेलेक्ट करूंगा विच ऑप्शन गिव्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। और कौन सा ऑप्शन मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देगा, यह डिपेंड करता है सिचुएशन पर। एग्जाम बहुत पास में है तो सिर्फ डी ऑप्शन बेस्ट होगा, बाकी सारे ऑप्शन बेस्ट नहीं है, क्योंकि डी ऑप्शन मुझे सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, बाकी ऑप्शन मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाएंगे। जिसकी वजह से पैसा मुझे कम है, मेरी बॉन्ड ज्यादा है, जिसकी वजह से मुझे देखना पड़ रहा है मैं ए को सेलेक्ट करूं, बी को सेलेक्ट करूं, सी को सेलेक्ट करूं, डी को सेलेक्ट करूं। ऐसी प्रॉब्लम को हम बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों क्रिएट हुई? क्योंकि मेरे पास पैसा कम है और मेरी बॉन्ड्स क्या है, बहुत ज्यादा। ये मेरी इकोनॉमिक्स है, आपकी अपनी इकोनॉमिक्स है। और दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इसी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। एंड एवरी पर्सन
ऑफ एन इकोनॉमी हैज टू फेस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। देश में रहने वाले हर एक इंसान को प्रॉब्लम ऑफ चॉइस फेस करनी पड़ती है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे प्रोड्यूसर हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे मेरी मदर हो, कोई भी हो। शॉपिंग करने जाते हैं, कोई ड्रेस पसंद आती है, बहुत सारी वैरायटीज आने लगती है। मम्मी शाम को फूड बनाती है, किचन में जैसे जाती है उन्हें बहुत सारी ऑप्शन दिखाई देने लगते हैं कि क्या बनाऊं और क्या ना बनाऊं। एक स्टूडेंट स्कूल में एडमिशन लेने जाता है तो वहां पर भी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होती है। आप बस में ट्रेवल करते हैं या ऑटो में ट्रेवल करते हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, एंड दिस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्या इस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को दूर किया जा सकता है 100 रुपीज में? मुझे नहीं लगता। लेकिन अगर फिर भी हम प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को 100 रुपीज में पूरा कर दे, सारी वांट्स को 100 रुपीज में फुलफिल कर दे, तो मुझे लगता है सेटिस्फेक्शन सबसे ज्यादा मिलेगा। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? ये इतना आसानी से पॉसिबल नहीं है। तो जिसके लिए मैं क्या करूंगा, अपना माइंड यूज करूंगा, एक प्लानिंग करूंगा, एक स्ट्रैटेजी तैयार करूंगा कि 100 रुपीज को मैं कैसे खर्च करूं जिससे सारी वांट्स मेरी फुलफिल हो जाए। मैं क्या करता हूं, मैं एक स्ट्रैटेजी तैयार करता हूं। मैंने एक काम करते हैं, संडे को घूमने चलते हैं फ्रेंड के साथ, पापा का स्कूटर ले जाएंगे, फ्यूल नहीं डलवाना पड़ेगा, लेकिन 50 रुपीज का हम रिचार्ज करा लेंगे। मतलब कि 50 रुपीज का रिचार्ज करा देंगे और घूमने के लिए स्कूटर पापा का ले जाएंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे कितने खर्च होंगे? 50 रुपीज। ऑप्शन बी आता है, बी कहता है मूवी देखने चले। क्या करें? तो एक ऐसा फ्रेंड ढूंढा जाए जो मूवी देखने का बड़ा शौकीन है। उससे कहा मूवी आई है देखने चले, एक्शन मूवी है, कह रहा चलो। मैंने कहा लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। मैं क्या करूं, स्ट्रैटेजी बना रहा हूं। तो मैंने कहा मेरे पास पैसा नहीं, मेरे फ्रेंड कहता कोई बात नहीं मैं दे दूंगा। तो मैंने कहा यार घर वाले जाने नहीं देंगे, यार प्लीज चलना प्लीज चलना। तो ऐसे कहते कहते मूवी देखने गए। उसने कहा कुछ तो दो। मैंने कहा 20 रुपीज है, आप इससे कुछ भी ले सकते हो। हम मूवी भी एंजॉय करके आ गए। पार्टी ऑर्गेनाइज करी हमने किसी के घर में। तो मैंने अपने फ्रेंड से कहा, मैंने भाई देख सारा कंट्रीब्यूशन तो मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, और एक काम करो, जब हमारे यहाँ होगी गेट टुगेदर या कोई पार्टी होगी तो हम आपसे बिल्कुल भी नहीं लेंगे। तो मेरा फ्रेंड कहता भैया कुछ तो दो। मैंने कहा आपको मैं 20 रुपीज दे सकता हूँ। शाम को गए, पार्टी भी एंजॉय करी। एग्जाम का टाइम आता है, पूरे साल पढ़े नहीं, आज पढ़ के कौन से हमें तीर मार लेने हैं। नोट्स अपने फ्रेंड से मांग लेंगे। पेन मांगने की पुरानी हैबिट हमारी बन गई है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए हमें नोटबुक चाहिए। 10 रुपीज की नोटबुक ले ली, शाम रात को प्रैक्टिस कर लेंगे बैठ के लिए थोड़ी बहुत। ऑप्शन आया ई। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि इन 5 ऑप्शन में से ए बी सी डी और ई में से कौन सा ऑप्शन ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा? विच ऑप्शन गिव्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन? ए बी सी डी और ई। तो ई गिव्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन एज कंपेयर टू ए बी सी एंड डी, बिकॉज इट इंक्लूड्स ए बी सी एंड डी। क्योंकि ई ऑप्शन के अंदर ए भी फुलफिल हो रहा है, बी भी फुलफिल हो रहा है, सी भी फुलफिल हो रहा है और डी भी फुलफिल हो रहा है। तो क्या ये ऑप्शन अपने आप आ गया? नहीं ना, इसके लिए प्लान करना पड़ा भाई। इसके लिए पॉलिसी तैयार करनी पड़ी, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ी। और इसी प्लान को, क्या प्लान करा मैंने कि 100 रुपीज को ऐसे कैसे खर्च करूं जिससे मेरी सारी की सारी वांट्स क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए। और उसके लिए जो भी मैंने प्लान करा, जो भी पॉलिसी तैयार की, जो स्ट्रैटेजी तैयार करी, उसी को हम क्या कहते हैं, स्टडी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टडी कहते हैं। और वही स्टडी क्या कहलाती है? इकोनॉमिक्स कहलाती है। तो मैंने क्या स्टडी किया कि मैं अपने लिमिटेड मनी को अनलिमिटेड वांट्स पर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करूं जिससे मेरी सारी की सारी जो वांट्स हैं वो फुलफिल हो जाए। तो ये तो मेरी इकोनॉमी थी। आपकी इकोनॉमिक्स, मेरी इकोनॉमिक्स। जब मेरी इकोनॉमिक्स में इतना दिमाग लगाना पड़ रहा है, इतनी प्रॉब्लम है, तो इकोनॉमी की प्रॉब्लम को गवर्नमेंट जब देखती है, स्टडी करती है, तो गवर्नमेंट को कितनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो देखिए, ये 100 रुपीज मेरी वांट्स को फुलफिल करने के लिए एज अ रिसोर्सेज काम कर रहे थे। तो
ये 100 रुपीज इकोनॉमिक लेवल पर कन्वर्ट हो जाते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देश को चलाने के लिए दो चीजें जरूरी है, या तो पैसा या फिर गुड्स एंड सर्विसेज। मनी होगा, गुड्स नहीं होंगे तो मनी की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन इकोनॉमी में मनी ना हो और गुड्स एंड सर्विसेज हो तो इकोनॉमी चल सकती है। और गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सपोज मैं एक टेबल बनाना चाहता हूं और टेबल बनाने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स चाहिए? तो मैंने देखा उसमें नेल चाहिए, फेविकोल चाहिए, वुड चाहिए, प्लाई चाहिए, ब्लेड चाहिए, हैमर चाहिए, कारपेंटर चाहिए, एयर चाहिए, वाटर चाहिए। कितने सारे फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट है। तो देश में क्या नहीं बनता? डैम बनता है, फ्लाईओवर्स बनते हैं, स्कूल्स बनते हैं, हॉस्पिटल्स बनते हैं, रेलवे है, एयरवेज है, वाटरवेज है। सब चीजों को प्रोड्यूस करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट है? अगर मैं सबको लिखना शुरू कर दूं, अगर मैं सबको लिखना शुरू कर दूं तो मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट हमारे लिए एक रजिस्टर में सब चीजों को प्रोड्यूस करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स चाहिए उनको लिखना हमारे लिए पॉसिबल हो पाएगा। तो देखिए, अगर मैं कहूं कि इकोनॉमी के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से फैक्टर्स चाहिए, तो इकोनॉमिक्स कहती है, देखिए जरा, देखिए सपोज ये हमारे पास एक कार है। ये कार है और इस कार में व्हील होते हैं, पहिए, टायर, और वो टायर जो होता है वो रबड़ का होता है। तो रबड़ कहां से आई साहब? रबड़ प्लांट गिव्स रबड़। लेकिन वो प्लांट कहां से आया? वो मिला हमें नेचर से, और उस नेचर में सॉइल भी है, मॉइस्चर भी है, एयर भी है, वाटर भी है, सनलाइट भी है। वो सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज है जो उस पेड़ को बड़ा होने में मदद करते हैं। इसका मतलब सबसे पहला फैक्टर चाहिए, रबड़ जो मिलेगी वो कहां से मिलेगी हमें? लैंड से। तो लैंड क्या है? क्या लैंड को हम इकोनॉमिक्स से जमीन का टुकड़ा कहते हैं? नहीं, जमीन का टुकड़ा नहीं होता। लैंड का मतलब, अब सोचो अगर जमीन है और जमीन भी जो मिट्टी है वो मिट्टी हमें कहां से मिली? नेचर से मिली है। मिट्टी बनाई नहीं गई है, मिट्टी हमें नेचर से प्रोवाइड हुई है। और उस पेड़ को बड़ा होने के लिए वो सारे नेचुरल रिसोर्सेज उस लैंड के अंदर ही इन्वॉल्व हैं, इंक्लूड है, जो हमें उस पेड़ को ग्रो करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। तो लैंड इज अ सम टोटल ऑफ ऑल नेचुरल रिसोर्सेस, सम ऑफ ऑल नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक, तो सबसे पहला फैक्टर मुझे पता चला कि टायर बनाने में सबसे पहला जो फैक्टर था वो नेचुरल रिसोर्सेस का, जिसे हम क्या कहते हैं? लैंड कहते हैं। लेकिन क्या पेड़ में टायर थोड़ी ना पैदा होते हैं? पेड़ प्लांट से रबड़ निकाली जाती है, फिर उसे मेल्ट किया जाता है, फिर उसे मशीन में डाला जाता है। तो मशीन के लिए हमें क्या चाहिए? कैपिटल गुड्स, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। और इस पैसे से मशीनें आएंगी, इक्विपमेंट्स आएंगे, टूल्स आएंगे, जो रबड़ को टायर की शेप में कन्वर्ट करने में सपोर्ट करेंगे। लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज भी है, मशीनरी भी है, लेकिन जब तक उस मशीन को सही तरीके से यूज करने वाला या नेचुरल रिसोर्स को बेटर तरीके से यूटिलाइज करने वाला पर्सन हमें नहीं मिलेगा, तो मुझे नहीं लगता कि प्रोडक्शन प्रोसेस को पूरा किया जा सकता है। इसलिए थर्ड फैक्टर की हमें जरूरत पड़ती है, जिस थर्ड फैक्टर को हम किस नाम से जानते हैं? लेबर के नाम से जानते हैं, या फिर हम इसे ह्यूमन रिसोर्स के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि ये वो स्किल्ड पर्सन होता है जो मशीनरी को चलाने का स्किल रखता है,
या जिसके पास ये भी कह सकते हैं कि मशीन को और नेचुरल रिसोर्सेज को बेटर तरीके से यूटिलाइज करने का नॉलेज होता है और इसके पास सारे स्किल्स भी होते हैं। फोर्थ फैक्टर होता है हमारा जो इन्हें कलेक्ट भी करेगा, इन्हें ऑर्गेनाइज भी करेगा, इन पर कंट्रोल रखेगा, उसे हम बोलते हैं क्या? एंटरप्रेन्योर। क्या बोलेंगे हम? एंटरप्रेन्योर। तो देखिए लाइफ में आप कुछ भी बना लीजिए, इफ यू वांट टू प्रोड्यूस एनीथिंग you will require only 4 factors: land, labor, capital and entrepreneur। चाहे आप स्कूल बनाइए, चाहे आप हॉस्पिटल बनाइए, चाहे आप डैम बनाइए, चाहे पार्लियामेंट नई बिल्डिंग बनवाइए, कुछ भी बनाइए, you will require only 4 factors। सबसे पहले लैंड चाहिए, मीन्स नेचुरल रिसोर्सेज। दूसरा पैसा चाहिए मशीन लाने के लिए, लेबर जो काम करेगा, एंटरप्रेन्योर जो रिसोर्स को कलेक्ट करेगा, उन्हें ऑर्गेनाइज करेगा, उन्हें मैनेज करेगा और फ्यूचर में अगर रिस्क हो तो उन्हें बियर करने के लिए हमेशा तैयार भी रहे। अब क्या ये रिसोर्सेज लिमिटेड देख रहे हैं, अनलिमिटेड? लैंड का अपना एक जोग्राफिकल एरिया है, नेचुरल रिसोर्सेज का हर कंट्री का अपना अपना जोग्राफिकल एरिया है। कैपिटल ये भी लिमिटेड है, लेबर ये भी लिमिटेड है और एंटरप्रेन्योर ये भी लिमिटेड पाए जाते हैं। अब गवर्नमेंट इन रिसोर्सेज को एग्रीकल्चर पर लगाना चाहती है, मतलब कि इन रिसोर्सेज हेल्प से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चाहती है। इन रिसोर्सेज को गवर्नमेंट स्पोर्ट्स भी देखना चाहती है, स्पोर्ट्स सेक्टर, हेल्थ सेक्टर पर भी लगाना चाहती है, एजुकेशन पर भी लगाना चाहती है या वॉर गुड्स पर भी लगाना चाहती है। और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां पर गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज को लगाना चाहती है। गवर्नमेंट अगर रिसोर्सेज एग्रीकल्चर पे लगा दे तो बाकी सेक्टर क्या करने पड़ेंगे? उसे सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। और देश में क्या बनेगा? वेजिटेबल्स, राइस, व्हीट, है ना? तो अगर वॉर हो जाए फिर क्या करेंगे? तो वेजिटेबल्स फेंक कर मारेंगे, अनाज फेंक कर मारेंगे। तो प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट को लगा कोई भी कंट्री वॉर कर सकती है, वॉर गुड्स को बनाओ, सारे रिसोर्सेज वॉर गुड्स को प्रोड्यूस करने में लगा दिए तो बाकी छोड़ने पड़े। हेल्थ सेक्टर पर सारे लगा दिए तो बाकी छोड़ने पड़े। इसका मतलब कि गवर्नमेंट अगर अपने रिसोर्सेज वन सेक्टर पर लगाती है तो बाकी अनदर ऑप्शन जो है या अदर सेक्टर्स पर वो रिसोर्सेज को लगा नहीं पाती है, या ये भी कह सकते हैं कि बाकी सारे ऑप्शन से गवर्नमेंट को क्या करने पड़ते हैं? सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। और गवर्नमेंट भी कौन से सेक्टर पे लगाएगी? जिस सेक्टर पर रिसोर्सेज को लगाने की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी। जैसे आज कोविड-19 के टाइम में हम देखें, कोरोना काल में देखें तो कोरोना के टाइम पर गवर्नमेंट ने सारे के सारे रिसोर्सेज जो हैं वो हेल्थ सेक्टर पर लगा दिए। तो बाकी ऑप्शन क्या हो गए? गवर्नमेंट ने क्या कर दिए? हटा दिए। बाकी ऑप्शन ने क्या कर दिए? कम कर दिए। प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, रेलवे नहीं चल रही है, कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे रुका हुआ है हमारा, एजुकेशन सेक्टर पूरा रुका हुआ है हमारा। तो कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट एक सेक्टर पर रिसोर्सेज अगर लगाना चाहती है तो बाकी ऑप्शन उसे क्या करने पड़ेंगे? छोड़ने पड़ेंगे। इट मीन्स कि गवर्नमेंट ऑल्सो हैज टू फेस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, गवर्नमेंट को भी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस फेस करनी पड़ती है। एंड दिस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्यों क्रिएट हुई? क्योंकि रिसोर्सेज तो कम है और इकोनॉमी की वॉन्ट्स बहुत ज्यादा हैं। और थर्ड रीजन कि रिसोर्सेज को हम वन सेक्टर टू अनदर सेक्टर शिफ्ट भी कर सकते हैं, मीन्स कि रिसोर्सेज का ऑल्टरनेटिव यूज भी देखने को मिलता है, या हम ये भी कह सकते हैं रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। तो देखिए अब इस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को दूर करने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है, गवर्नमेंट प्लान तैयार करती है, गवर्नमेंट बजट बनाती है, आरबीआई अपनी पॉलिसी बनाती है कि हम अपनी इकोनॉमी को उन पॉलिसीज की हेल्प से प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को दूर कैसे करें। और उसी प्लान को, उसी पॉलिसी को, गवर्नमेंट की उसी स्ट्रेटेजी को हम क्या कहते हैं? एक स्टडी नाम दे देते हैं, और वही स्टडी क्या कहलाती है? इकोनॉमिक्स। गवर्नमेंट क्या स्टडी करती है कि थोड़े से रिसोर्सेज को मैं इतनी सारी फंड्स पर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करूं।
जिससे इकोनॉमी में रहने वाले हर एक प्रोड्यूसर को, जो इकोनॉमी में के हर एक प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन के बदले क्या मिले? मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट। और जो कंज्यूमर है, जो गुड्स को कंज्यूम करेगा, उसे कंजप्शन के बदले क्या मिले? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। प्रोडक्शन करने का काम प्रोड्यूसर सेक्टर का है और डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी क्या है? प्रोड्यूसर सेक्टर का है। अगर प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के बाद जो प्रोड्यूस कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचाता है और उस प्रोडक्ट से उसे मैक्सिमम प्रॉफिट होता है, तो प्रोड्यूसर जो है वो फुली सेटिस्फाई है। और कंज्यूमर प्रोड्यूसर से जो भी गुड्स रिसीव करता है या जो गुड्स वो कंज्यूम करता है, उस कंजप्शन के बदले उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन रिसीव होता है। तो कंज्यूमर भी सेटिस्फाई है, प्रोड्यूसर भी सेटिस्फाई है, तो दोनों ही क्या है? एक सोशल एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो इसलिए क्या है? दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? सोसाइटी। सोसाइटी का मतलब ये नहीं जहां पर लोग रहते हैं। सोसाइटी का मतलब सोसाइटी इज अ सिस्टम। सोसाइटी एक सिस्टम है बाय विच सप्लाई कैन बी इंक्रीज अकॉर्डिंग टू डिमांड। कि सोसाइटी एक ऐसा सिस्टम है जो सिस्टम ये बताता है कि अगर डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई को बढ़ाया जाए तो ऐसे सिस्टम को सोसाइटी बोलते हैं। और अगर अकॉर्डिंग टू डिमांड सप्लाई बढ़ाई जाए तो प्रोड्यूसर को भी सेटिस्फाई और कंज्यूमर भी सेटिस्फाई, तो सोसाइटी में क्या होगा? वेलफेयर होगा। सोसाइटी में क्या होगा? वेलफेयर होगा। इसलिए इकोनॉमिक्स को स्टडी ऑफ सोशल साइंस भी बोलते हैं। स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रोड्यूसर प्रोडक्शन तब करेगा जब उसे प्रॉफिट ज्यादा होगा। प्रॉफिट कम होने पर प्रोडक्शन क्या करेगा? कम। कंज्यूमर का बिहेवियर कहता है कि कंज्यूमर अपने पैसे को वहां पर खर्च करेगा जब उसे खर्च करने के बदले सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिले। और जिन गुड्स पर खर्च करने पर सेटिस्फेक्शन कम मिलता है, कंज्यूमर उन गुड्स पर बिल्कुल भी खर्च नहीं करता है। तो इसलिए इकोनॉमिक्स को स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर भी कहा जाता है कि चाहे वो प्रोड्यूसर के फॉर्म में हो ह्यूमन, चाहे वो कंज्यूमर के फॉर्म में हो, हर हालत में दोनों उस केस में अपना एक्टिविटी करते हैं, अपने बिहेवियर को चेंज करते हैं जब उनका सेटिस्फेक्शन लेवल या प्रोडक्ट प्रॉफिट लेवल क्या होता है? चेंज होता है। सो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी of economic problem, that's how to allocate limited resources on unlimited wants, so every consumer gets maximum satisfaction from his limited income, every producer gets maximum profit, and society enjoy welfare. Society enjoy welfare. चाहे आप इसे स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कहिए, चाहे आप स्टडी ऑफ सोशल साइंस करिए, चाहे आप इसे स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सबका मीनिंग एक ही है। ह्यूमन बिहेवियर इसलिए क्योंकि प्रोड्यूसर का बिहेवियर चेंज होता है प्रॉफिट के बेस पर, कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज होता है सेटिस्फेक्शन के बेस पर। तो दोनों ही अपने बिहेवियर को चेंज करते हैं और इकोनॉमी में दोनों के बिहेवियर इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सोशल साइंस इसलिए कहता है क्योंकि डिमांड अगर सप्लाई अगर डिमांड के अकॉर्डिंग बढ़ा दी जाए तो वो सिस्टम हमारा क्या कहलाता है? सोसाइटी कहलाता है। और प्रोड्यूसर भी खुश है और कंज्यूमर भी खुश है तो सोसाइटी ऑटोमेटिकली वेलफेयर एंजॉय कर पाएगी। तो देखिए आज के टॉपिक में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्दी से पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।